पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान मेंडल के कार्य में प्रयुक्त कुछ शब्दावली। कुछ मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो अपना ये प्रयोग बनाया था, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विवहन का नियम और पृथक्करण का नियम, उस नियम के बाद जो है उन्होंने जो है बताया कि उसमें कुछ शब्द जो है प्रयुक्त किया गया था। वह शब्द जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं। हम बारी बारी सबके विषय में देखेंगे। पहला है एलील, दूसरा है समयुग्मजी, तीसरा है शंकर, विषम युग्मजी, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, फिनोटाइप, जीनोटाइप। अब बारी बारी से हम जानेंगे एलील क्या है। एलील का अर्थ यह होता है कि दो जोड़ों में स्थित दो विरोधी लक्षण, दो जोड़ों में स्थित दो विरोधी लक्षण। तो पहला लक्षण जैसे क्या है, लाल का है और दूसरा क्या है, सफ़ेद का है। यह लक्षण है। एक लंबा है, एक बौना है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक लाल है, एक सफ़ेद है। यह जो है क्या है, यह उनके लक्षण है। अगला है समयुग्मजी। समयुग्मजी दूसरा हम पढ़ेंगे समयुग्मजी। तो समयुग्मजी का अर्थ यह है जब युग्मक में दोनों जीन एक ही, जब युग्मक में दोनों जीन एक ही जैसे होते हैं उनको हम समयुग्मजी के नाम से जानते हैं। उनको हम जैसे प्रभावी, दूसरा अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। तीसरा है संकर। संकर का अर्थ यह होता है, संकर का यह अर्थ यह होता है कि जैसे दो विपरीत युग्मजों के साथ अगर क्रॉस कराया जाता है तो वह संकर होता है। उसे नई, जैसे लंबा लाल सफ़ेद से अगर क्रॉस कराया जाएगा तो यह जो लाल पौधा प्राप्त होगा प्रभावी लक्षण का, वह जो है क्या कहलाएगा, वह जो है उसका संकर कहलाएगा। अगला है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी, तो विषम युग्मजी का अर्थ यह है, यह एक जोड़ी जीन में एक प्रभावित था दूसरा अप्रभावी हो, इसे हम जो है विषम युग्मजी कहते हैं। यह जो एक क्या होगा, प्रभावी होगा और एक जो है क्या होगा, अप्रभावी होगा। प्रभावी और अप्रभावी होगा। अगला है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण क्या है, यह एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा में संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। दूसरा है द्विसंकर संकरण। तो दो द्विसंकर संकरण क्या कहलाता है, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के बीच अगर संकरण कराया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप का अर्थ यह होता है किसी पौधे के बाह्य भागों का जब अध्ययन किया जाता है उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। अब अगला है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप हम किसी पौधे के अंतर या किसी जीव के अंदर के संरचना का अध्ययन करते हैं, उनको हम जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप, जब उसके बाहरी अध्ययन करेंगे तो उसको फिनोटाइप, जब उसके अंदर का जो है हम अध्ययन करेंगे तो हम वह जो है क्या कहलाएगा,
जीनोटाइप कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण के बारे में पढ़ेंगे। संकर संकरण पूर्वज, संकर संकरण पूर्वज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संकर संतानों तथा उनसे जनक में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसे यह जो है नर है, ये मादा है, इनसे जो उत्पन्न बालक है उसका क्रॉस जो है माता से कराया जाए तो उसको हम संकर संकरण पूर्वज कहते हैं। अगर लड़की है तो उसके पिता से कराया जाए और लड़का है तो उसी माता से कराया जाए तो इसको हम जो है संकर संकरण कहते हैं। जनक में होने वाले संकरण को संकर संकरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? हम जो है डीएनए क्या है? डीएनए यह एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह जो है डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। यह जो है डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है। जो कोशिका होता है उसके द्रव्य, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वह जो है क्या होता है, पड़ा रहता है। वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु प्रोटीन के साथ मिलकर के गुणसूत्र बनाते हैं। इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। ये केंद्रक में स्थित होते हैं क्योंकि गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ होता है और गुणसूत्र कोशिका विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतति कोशिकाओं में पहुँचते रहते हैं। इसी कारण गुणसूत्रों को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है कि जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक पदार्थों को जो है पहुंचाते रहते हैं, इसलिए उनको जो है आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत जो है वाल्टन तो एस सटन ने 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में जो है वाल्टन एस सटन ने जो है आनुवंशिक का गुणसूत्र सिद्धांत, आनुवंशिक का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जोड़ी जीन उपस्थित होना चाहिए। दूसरा है आनुवंशिक लक्षणों के जीन या आनुवंशिक कारक गुणसूत्रों पर पंक्तिबद्ध उपस्थित होते हैं। तीसरा है बहुकोशिकीय जीवों में जनन कोशिकाओं के माध्यम से विभिन्न पीढ़ियों में जैविक संबंध स्थापित होता रहता है। अगला है किसी जीव के लक्षणों में शुक्राणु व अंडाणु दोनों ही का बराबर योगदान होता है। अगला है
कुछ निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के व्यवहार से प्रमाणित होता है कि जिन गुणसूत्र पर ही उपस्थित होते हैं। अगला है अगुणित शुक्राणु व अंडाणु के संलयन से बना युग्मज द्विगुणित होता है, जिसे पूर्ण रूप से पूर्ण जीव का विकास होता है। अब है हम पढ़ेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र अभी हम जाने हैं आनुवंशिक पदार्थ, अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? इंटरफेज कोशिका का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर के धागों या छड़ों के समान रचनाएं बनाता है। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की खोज जो है 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने की थी गुणसूत्र की खोज। यह जो है 1889 ईस्वी में वाल्डेयर ने इनके लिए क्रोमोसोम शब्द का जो है प्रयोग किया था। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने जो है 1889 ईस्वी में गुणसूत्र को जो है क्रोमोसोम्स के नाम से पुकारा था। अगला है गुणसूत्र की संख्या। तो गुणसूत्र की संख्या क्या है? गुणसूत्र की संख्या समस्त जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो है गुणसूत्र की संख्या जो है अलग अलग होती है। गुणसूत्रों के द्वारा ही समस्त जीव को हम आसानी से पहचान सकते हैं और हर जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो है अलग अलग होती है। इसलिए हर जीव का शरीर जो है गुणसूत्रों के अनुसार जो है वह क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे पैरामीशियम, जैसे मनुष्य में देख लिया जाए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। पैरामीशियम में जो है 30 से 40 गुणसूत्र होते हैं। एस्केरिस में जो है 24 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। गोभी में 18 गुणसूत्र होते हैं और कपास में 32 गुणसूत्र होते हैं और मटर में जो है 14 गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरह से जो है समस्त पौधों में और समस्त जीवों में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की आकार एवं आकृति। आकार एवं आकृति। गुणसूत्रों की आकार और आकृति। कोशिका विभाजन की पश्चावस्था में गुणसूत्र शलाकाकार, कुंडलित या सर्पिलाकार अथवा तंतुमय होते हैं। यह वैसे तो गुणसूत्र अपनी पूरी लंबाई में समान मोटाई के होते हैं। यह गुणसूत्र जो है अपनी पूरी लंबाई में समान गोलाई के या समान मोटाई के होते हैं। इनकी संरचना जो है सूक्ष्म से देखने पर गुणसूत्र के निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखते हैं तो गुणसूत्र जो है हमें निम्नलिखित प्रकार की निम्नलिखित संरचना दिखाई देती है। पहला है पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा और गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर, द्वितीयक संकीर्णन, सैटेलाइट, टीलोमियर, यह सब जो है गुणसूत्र के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर समस्त जो है अंग दिखाई देते हैं। अब हम इसके बाद जो है अगले दिन जो है हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के एक एक संरचना के बारे में कि कैसे जो है गुणसूत्र के जो संरचना कैसे भागों से मिल कर के बनी हुई है। धन्यवाद।